गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का सोशल साइंस का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मींस डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन सेंट्रल टू स्टेट एंड स्टेट टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स। पावर शेयरिंग, what is power sharing? Power sharing is a term used to describe a system of governments in which all major segments of society are provided a permanent share of power. This system is often considered with government and opposition system in which ruling coalitions rotate among various social groups over time. Means power sharing मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसमें सेंट्रल टू स्टेट और स्टेट टू अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट में पावर को शेयर किया जा सके, ताकि कोई भी काम अच्छे ढंग से हो सके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। और कोई भी सिविक्स के अंदर हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें केस स्टडी के बेस पे कोई भी चैप्टर को समझाया जा सकता है। इसमें भी हम लोग दो केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। एक केस स्टडी है बेल्जियम की और दूसरी केस स्टडी श्रीलंका की। बेल्जियम की केस स्टडी में उसकी एथनिक कंपोजिशन यानी उसमें कितने परसेंट लोग क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पावर शेयरिंग की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बारे में हमने ये अभी सीखा कि पावर शेयरिंग क्या चीज है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेल्जियम के केस में। पावर शेयरिंग एज प्रैक्टिस इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये केस स्टडी अभी हम लोग देखने वाले हैं। बेल्जियम बेल्जियम देखा जाए तो इसकी साइज एंड एथनिक कंपोजिशन में ये हरियाणा से भी स्मॉलर है। बॉर्डर विद फ्रांस है, इसके बॉर्डर के अंदर फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है एंड लुक्समबर्ग है। ये जो मैप है ये आप इसमें देख सकते हैं बेल्जियम के बारे में पूरी कहानी। ये ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। नीदरलैंड इसके पास है, नॉर्थ सी के पास। अब इसका एथनिक कंपोजिशन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि राइट डाउन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इसी तरह से राइट डाउन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में भी पूछा गया है। अब इसमें एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो 59% डच जो है वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। 59% जो डच बोलते हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। 40% जो फ्रेंच वाले हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। 1% जो जर्मन बोलते हैं वो भी वेलोनिया रीजन में रहते हैं। अब देखिए वेलोनिया रीजन में जो 40% फ्रेंच बोलने वाले वो ही रहते हैं, वो भी रहते हैं, और 1% जर्मन बोलने वाले भी रहते हैं। 80% जो फ्रांस की कैपिटल है ब्रुसेल्स की, उसमें 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% इन द कैपिटल स्पीक डच बट दे आर मेजॉरिटी इन द कंट्री। जो डच बोलते हैं वो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन सी है? फ्रेंच वाली है। ये जो आप मैप देख रहे हैं उसमें आपको क्लियरली बताया जा रहा है। अब इसमें टेंशन वाली कौन सी चीज है, मतलब जो रीजंस फॉर टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज है वो है द माइनॉरिटी फ्रेंच आर रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी जो फ्रेंच है वो बहुत ही रिच और पावरफुल है, और मेजॉरिटी डच गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी। इसमें बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा टेंशन है। तो अब उस कंडीशन, ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर क्या था, अब इसके अंदर क्या हुआ कि बिटवीन 1970 एंड 1993 के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड हुआ बेल्जियम का सोशल एंड कल्चर डाइवर्सिटी के हिसाब से। एंड दिस वाज डन बाय शेयरिंग पावर एज फॉलो। और उसके लिए क्या किया इन्होंने? देयर शाल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इन्होंने क्या किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया दोनों कम्युनिटीज को, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी और स्टेट को भी, ताकि कोई भी तरह के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इट मींस इन्होंने क्या किया? अकोमोडेशन कर दिया। अकोमोडेशन मींस शेयरिंग द पावर बिटवीन द सेंट्रल टू स्टेट, और प्लस उसमें हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, जिस तरह से इंडिया में होता है। द मेजॉरिटी डच एक्सेप्टेड दिस अरेंजमेंट बिकॉज दे वर माइनॉरिटी इन द नेशंस। The Belgium model of power sharing के अंदर क्या था? Some special law required the support of majority from both the communities. Many powers of the central government has been transferred to state governments, and the state governments are not subordinate to the central government. And there is a third form of government called the community government. ये जो बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है राइट डाउन द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, या तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आ सकते हैं कि अकोमोडेशंस, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अकोमोडेशंस इन बेल्जियम। तो इसके लिए तीनों पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट है। वैसे तो बुक के अंदर पूरा का पूरा इसमें 3 पॉइंट्स जिस तरह से मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये पूरा डिक्लेयर किया हुआ है।
Brussels has a separate government with equal representations from both the communities. The majority French in Brussels accepted equal representations in Brussels because the majority Dutch accepted equal representations in central government. अब इसके advantages क्या थे? Too complex the model was worked so far. It was avoided civic strike. इससे क्या हुआ? जो भी civil war होने थे दो communities के अंदर वो avoid हो गए. The European Union chose to have its parliament at Brussels as power sharing was practiced successfully. ये था पूरा बेल्जियम का केस जिसमें उन्होंने अकोमोडेशन का सपोर्ट लेके दो कम्युनिटीज के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको दूर किया. अब हम लोग पढ़ने वाले श्रीलंका के केस में. इसमें क्या था? बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था. क्यों था कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संख्या में सिंहाला कम्युनिटीज के लोग थे जो बुद्धिस्ट रिलीजन्स को फॉलो कर रहे थे और इसलिए इन्होंने अपनी लैंग्वेज को अपनी कम्युनिटीज को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया. इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ. चलिए बढ़ते हैं आगे. श्रीलंका साइट अबाउट द सेम एज हरियाणा. ये भी सेम टू सेम है हरियाणा के बेस. जस्ट अ फ्यू किलोमीटर अवे ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. इसके एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो सिंहाला स्पीकर 74%. सिंहाला कितने परसेंट है? 74. और मोस्टली कौन है? बुद्धिस्ट, जैसे मैंने पहले अभी से बताया. एंड तमिल स्पीकर्स 18%. देयर आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स. 18% तमिल से जिसमें हिंदू और मुस्लिम है. अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं ये जो 13% है ये श्रीलंका तमिल से और 5% है जो इंडियन तमिल से. ये जो 18% जो लिखा था इसमें इस पिक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 5% इंडियन तमिल से और 13% श्रीलंकन तमिल से. इंडियन तमिल्स जो है वो माइग्रेटेड हुए श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के हिसाब से ये प्लांटेशन वर्कर्स के लिए माइग्रेट हुए यानी इंडिया से श्रीलंका में आए. एंड जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो तमिल नेटिव्स थे. एंड 7% ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो क्रिश्चियन थे जो बोथ लैंग्वेज बोलते थे. सिंहला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे. अब जो इन्होंने किया उसका हम लोगों ने क्या नाम दिया? मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका. जो आपकी बुक के अंदर राइट हैंड साइड में छोटा सा एक ग्लोसरी कहो चाहे न्यू वर्ड्स कहो उसमें मेजोरिटिज्म की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन दी है. यानी जो मेजर पार्टी होगी वो ही रूल्स करेगी. इसमें किसी का भी कोई अधिकार नहीं होगा. अब इसमें क्या लिखा है? आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 श्रीलंका adopted a series of measures to establish Sinhalese supremacy over the Tamils. 1948 के बाद श्रीलंका ने एक मेजर्स एस्टैब्लिश किया. सिंहालास को सुप्रीम बना दिया तमिल पे और एक एक्ट बना दिया जिसको 1956 का एक्ट कहते हैं जिसमें रिकॉग्नाइज सिंहाला एज द ऑफिशियली लैंग्वेज. And majoritism in Sri Lanka के अंदर in 1956 an act was passed with recognized Sinhala as a only official language and Sinhala speakers are preferred both for university positions and government jobs. और ये दोनों के लिए अप्लाई कर दिया इस एक्ट के तहत. सिंहाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और कोई भी यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. Constitution was amended to protect and extend Sinhala language. Constitution का amended कर दिया. अब उसका इफेक्ट क्या रहा तमिल पे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है. 3 क्वेश्चन इसमें बहुत मोस्ट है. एक व्हाट इज मेजोरिटिज्म और श्रीलंका ने सिंहाला को मेजोरिटिज्म लाने के लिए क्या किया, कौन सा एक्ट बनाया. ये छोटे छोटे क्वेश्चन है. ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा और या फिर आपको इसको लिंक दे दूंगा ताकि इसमें क्लिक करके आप सीधा का सीधा स्मॉल जिसको एमसीक्यूज बोलते हैं जो एग्जाम्स में आने के लायक होते हैं या फिर जो छोटे छोटे नोट्स हैं या इसके चैप्टर के रिलेटेड नोट्स है वो सब मैं आपको एक लिंक दे दूंगा. उसके बेस पे आपको मिल जाएगा. इफेक्ट ऑफ तमिल्स में द तमिल्स फैक्ट आइसोलेट. दे थॉट दैट इवन द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट देम none of the political parties ever considered their needs and the Tamil formed groups, organizations and parties to fight for rights. अब तमिल को लग गया कि हमारा फिर इसमें कोई वैल्यू नहीं है इसलिए उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया. उन्होंने पार्टीज बनानी स्टार्ट की और उनकी 3 डिमांड्स थी. ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिमांड्स ऑफ तमिल. Their demands for recognized to their language and separate state with autonomous status were rapidly neglected. This made some groups like the LTTE to make violent actions. Their demands for recognized to their language and separate state with autonomous status were rapidly neglected. और उन्होंने एक ग्रुप बनाया उसका नाम क्या था? LTTE. अब वहां पे सिविल वॉर हुआ. क्या हुआ?
civil war thus broke out between the Tamils and the Sinhalas. Thousands of people on both the sides were killed. हजारों की संख्या में लोग मारे गए. Thousands of Tamil families went out of the countries as refugees. वहां से निकल भी गए. अब जब ये मेजोरिटिज्म हो गया, ये सब कुछ हो गया, तब ये दोनों केस स्टडी हमने ये देखा कि एक साइड में तो एकोमोडेशन हुआ, दूसरी साइड में क्या हुआ, दूसरी साइड में मेजोरिटिज्म हुआ. और दोनों के केस के अंदर श्रीहाला ने अपनी कम्युनिटीज को सेटअप करने के लिए जबरदस्ती एक्ट बनाया, जबकि बेल्जियम ने शांति करने के लिए पावर शेयरिंग को चूज किया. अब यहाँ क्वेश्चन याद है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, हर एग्जाम में पूछा गया. क्या क्वेश्चन है? व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, उसके लिए सबसे पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजंस. प्रूडेंशियल्स मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को, मतलब बिना लड़ाई लड़े आप किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को गेन कर सकते हैं, मतलब अपने स्वार्थ को, अपनी चीजों को कैसे पूरी कर सकते हैं पावर शेयरिंग के बेस में. अब उसके लिए क्या है? टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, उसको अवॉइड करना. ये किसके बेस पे? पावर शेयरिंग के बेस पे. Imposing with the majority on the minority might appear to be an attractive option, but it can be counterproductive and can come in way of national integration, as it happened in Sri Lanka. And the tyranny of the majorities brings wealth both to the minority and the majority. यानी सीधी सिंपल भाषा में कहा जाए तो reduce the conflict between the social groups. इसमें सिर्फ एक पॉइंट लिखेंगे, to reduce the conflict between the social groups. फिर है मोरल रीजंस. मोरलिटी मतलब मोरलिटी, यानी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना. अब उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? पावर शेयरिंग इज वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. इन एन आइडियल डेमोक्रेसी, as many people as possible should get a chance to enjoy power. People are affected by the policies of democratic politics and they have to live with the effects. Hence, citizens need share in power. मतलब सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो इसको मोरालिटी देना चाहिए. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं. मोरालिटी क्या होती है, पोटेंशियल रीजंस क्या होता है, ये सारे आपके बुक्स के अंदर राइट हैंड साइड में दिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी उसके कुछ पॉइंट्स. अब आते हैं साहब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वैसे तो 4 टाइप के होते हैं. हम लोग एक एक करके पूछते हैं, देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में 3 तरह के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आते हैं, और वो 3 तरह के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये लोग क्या करते हैं? अपने पावर शेयरिंग को करने के लिए चेक बैलेंस यूज करते हैं. क्या करते हैं? चेक बैलेंस. ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में किस तरह से ये अपना पावर शेयरिंग करते हैं. तो आंसर होगा चेक बैलेंस. और उसके लिए पॉइंट्स क्या क्या है? ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. दूसरा क्या है? नन ऑफ देम हैज अनलिमिटेड पावर, thus maintain balance. तीसरा क्या है? Each one of them keeps watch on the functioning of the other two, hence it is called check and balance system. मतलब एक दूसरे को मॉनिटरिंग करते रहते हैं, कोई एक दूसरे का सुपीरियर नहीं है. और वन ऑफ देम कीप वॉच ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अदर देम. अनलिमिटेड पावर है सबके पास, इसलिए इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. वर्टिकल पावर शेयरिंग. वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है? ये लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल है. सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सेटअप करता है होल नेशंस. स्टेट क्या करता है? उसको रिच ईच गवर्नमेंट को सेटअप करते हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करता है सारे शेयर्स, जिसमें बेल्जियम में से हुआ पावर शेयरिंग को. एंड इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया, दिस टाइप ऑफ 2 टायर ऑफ सिस्टम. सो वी हैव द थर्ड टायर, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट हैव ट्रांसफर पावर एंड रिसोर्सेज टू द लोकल बॉडीज. थर्ड आता है कि पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स. अब वो डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से? वुमेन, एससीज और एसटीज. अब वुमेन में नहीं होगा तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, एससी एसटीज में नहीं होगा तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो उसके लिए क्या करना है सर? So the socially weaker sections also have to have share in the power. Community government in Belgium is one example for this type of power sharing. In India, it is done by way of reservation. उसके लिए क्या किया? Reservation किया. Constituency and seats were reserved for women, SCs and STs. Thus, power sharing is shared among different social groups. अब power sharing among political parties and pressure groups and movements. उसके लिए क्या है? No political parties enjoy power forever. It is for the people to decide who should be in power. With the emergence of coalition government करके power sharing करते हैं. Many parties share power at the same time. Pressure groups जो है, जो government को क्या बोलते हैं उसको प्रेशराइज करते हैं, या फिर कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज है उसको प्रेशराइज करते हैं, have share in power by exerting pressures on the government.
They expert pressures by various means and get policies framed in their favor. अब ये पूरी समरी आ गई। अब समरी के अंदर क्या है, ये पूछा गया है कि अमॉन्ग्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और इसमें अलग अलग क्वेश्चंस और इसमें आंसर्स दिए हैं। ये आपका टारगेट है कि आप इसको पूरा करना है। पहला इसमें पूरा क्लियर करके रखा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एट इट्स अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो इसमें क्या हुआ है, एक जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री कॉल्ड सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, एट द प्रोविजनल रीजन्स फेडरल गवर्नमेंट। अब डिफरेंट क्या है, accommodation social diversity who would feel otherwise alienated. Political participation, formation of coalition government when different parties form alliances. तो साहब ये था आपका पूरा चैप्टर पावर शेयरिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ साथ में अगर इस चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजें कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर आप इसको अच्छी तरह से समझाएं ताकि मैं इसको और भी अच्छी तरह से आप तक पहुंचा सकूं। वैसे अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो इट मीन्स आपको सिविक्स लगभग पूरी हो गई, क्योंकि 10th की सिविक्स पूरी तरह से एक पर्टिकुलर चैप्टर पावर शेयरिंग पर डिपेंडेड है। उसी के बेस पे फेडरलिज्म है, उसी के बेस पे डेमोक्रेसी डायवर्सिटी है, उसी के बेस पे जेंडर कास्ट एंड रिलीजन है, उसी के बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज है, उसी के बेस पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारे चैप्टर्स इसके बेस पे हैं। अगर आपने ये चैप्टर अच्छी ढंग से पढ़ लिया तो आपको कोई भी सिविक्स में नहीं हरा सकता। आप लोग 100% गारंटी देते हैं, मैं 200% गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको सिविक्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।